हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक जो है ये अपना है वन और प्राकृतिक वनस्पति। ये फैक्चुअल है भाई, फैक्ट है इसमें, है ना। और यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न भी बहुत अच्छा बनता है, इसीलिए मैंने पहले से ये स्लाइड तैयार की है जिससे कम समय में आपको पूरा डाटा मिल सके, है ना। कम समय में आपको पूरा डाटा मिल सके। तो सबसे पहले देखो, हमारे सामने दो शब्द हैं, एक है वन वन और दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति। तो हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति, हम कहते हैं कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मृदा और जलवायु परिस्थितियों के कारण वनस्पति का स्वतः उगना और विकसित होना। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी वनस्पति है वो स्वतः ही उगेगी, यानी कि उसका उद्भव स्वतः होगा और स्वतः ही उसका विकास होगा। जो जो अपने आप विकसित होगी उसे अपन क्या कह सकते हैं, उसे अपन कहेंगे प्राकृतिक वनस्पति। सीधी सी बात है बेटा, समझने की बात यह है कि जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें अपन क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कह सकते हैं। तो फिर वन किसे कहेंगे? वन कहेंगे कि एक व्यापक क्षेत्र जहां संपूर्ण वनस्पति हो सकता है कि वो प्राकृतिक हो और हो सकता है कि वो अप्राकृतिक हो, है ना। प्राकृतिक का मतलब अभी हमने पढ़ा है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के होती है, और अप्राकृतिक को हम कह सकते हैं जो मानव के हस्तक्षेप से, मानव जो उद्यान वगैरह लगाता है उसको अपन अप्राकृतिक कहते हैं। और वन्य जीव है तथा उसके आसपास का जो वातावरण होता है उस संपूर्ण क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, वन कहते हैं, है ना। वन कहते हैं भाई, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें कि भारत में वन एवं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित हमने कौन कौन से वनों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में प्रथम वन नीति कब आई, है ना। तो हम कहते हैं कि ब्रिटिश भारत में प्रथम वन नीति 1894 में आई थी। और ये जो 1894 में जो वन नीति आई, इसका मुख्य उद्देश्य था वनों को संरक्षण देकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना। आर्थिक लाभ क्या होता है? पैसा कमाना, है ना। तो अंग्रेजों का वनों को बचाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये लोग चाहते थे कि इन वनों से उन्हें पैसे मिल सके। अब आप कहोगे सर पैसे कैसे कमाएंगे? बेटा बहुमूल्य लकड़ियां होती थी, बहुमूल्य औषधीय पादप होते थे, उनसे ये बहुत लाभ कमाते थे। प्रथम वन संरक्षण कानून 1927 में आया था भाई, है ना। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अपना जो मूल संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें वन और वन्य जीव जो था ये राज्य सूची का विषय था। लेकिन लेकिन वर्त लेकिन वर्तमान में यह संवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र व राज्य, संवर्ती सूची क्या होती है? संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों दोनों है ना, दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और इसे संवर्ती सूची में शामिल किया था, इसे इसे संवर्ती सूची में शामिल किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें उसमें वन और वन्य जीवों को संवर्ती सूची में शामिल किया। और ये 42वां संविधान संशोधन है, इसी को लघु संविधान भी कहते हैं भाई, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में आई थी, जिसे अपन क्या कहते हैं, राष्ट्रीय वन नीति। क्या कहते हैं भाई? राष्ट्रीय वन नीति। इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, कुछ प्रावधान पहला प्रावधान ये था कि किसी राज्य का 33%, इसका मतलब क्या हुआ, एक तिहाई वन क्षेत्र का होना जरूरी है। हाँ, अगर वो राज्य हाँ अगर वो राज्य पर्वतीय है तो वहां 65%, और अगर वो राज्य मैदानी है तो वहां 20 से 25%। क्यों? क्योंकि अगर मैदानों में हम कहेंगे कि वनों की अधिकता होगी, 60-65% वन हो जाएंगे, तो फिर इंसान खाद्यान्न की पूर्ति कहां से करेगा। तो वनों में कहा कि 20 से 25% वन होना जरूरी है, जबकि पर्वतीय भागों में 65% वन होना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में, 1980 में।
और इसी के तहत दो संस्थानों की स्थापना होती है। एक है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, कहाँ है? देहरादून। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून है, इसकी स्थापना होती है 1981 में, और कहाँ होती है? देहरादून, उत्तराखंड में। जबकि भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ यूपी में है। लखनऊ कहाँ पड़ता है भाई? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में स्थापना की जाती है भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की। दोनों की स्थापना होती है 1981 में, लेकिन होती किस अधिनियम से है? भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के तहत इन दोनों संस्थान की स्थापना होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? देहरादून में। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय 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 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ये 1986 में पारित होता है। और इसमें ये वही 1986 है जिसमें शिक्षा नीति पारित होती है। भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में पारित होता है। 2000 विविधता संरक्षण जो अधिनियम है ये 2002 में। कब हुआ? 2002 में। भारतीय वन एवं पर्यावरण नीति 2010 में। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि भारतीय वन एवं पर्यावरण नीति को लागू करने वाला पहला जो राज्य था वो कौन था? राजस्थान। कौन सा राज्य था? राजस्थान राज्य ने सबसे पहले भारतीय वन एवं पर्यावरण नीति को लागू किया था, है ना। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय वन रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर इसको बनाता कौन है ना। इसको बनाता कौन है? तो इसको बनाता है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान या वन अनुसंधान संस्थान, जो अपना देहरादून में है, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी, वो तो इसको बनाता है। जबकि वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार इसको जारी करता है ना। प्रथम वन रिपोर्ट आई थी 1987 में द्विवार्षिक आधार पर, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अपनी वन रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो पहली अपनी आती है 1987 में, 1987 में। अब काउंट कर लो, वर्तमान में जो हमारी वन रिपोर्ट आई है वो आई है 17वीं वन रिपोर्ट 2021। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 जो जारी की गई है 13 जनवरी 2022 को जारी हुई है। 13 जनवरी 2022 को जारी हुई। और इसको जारी करने वाले हमारे माननीय भूपेंद्र यादव, जो हमारे वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री थे, उन्होंने इस वन रिपोर्ट को जारी किया है। और ये जो वन रिपोर्ट है ये रिसोर्स सेट 2 उपग्रह द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जारी की गई है। यहां से प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है? यहां से प्रश्न बनता है कि पहली उपग्रह प्रणाली पर आधारित वन रिपोर्ट कौन सी थी? तो कौन सी थी भाई? 2017 की जो वन रिपोर्ट थी, 15वीं वन रिपोर्ट, है ना। तो इसके बाद कह सकते हैं कि अब जो है वो कौन सी है? वो है 17वीं। इसका मतलब ये जो वन रिपोर्ट है ये थर्ड वन रिपोर्ट है जो उपग्रह पर आधारित है। पहली कौन सी थी? पहली थी 15वीं वन रिपोर्ट 2017। दूसरी कौन सी हुई? 16वीं वन रिपोर्ट 2019। और तीसरी कौन सी हो गई? 17वीं वन रिपोर्ट 2021, जो उपग्रह प्रणाली पर आधारित थी। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, शानदार प्रश्न बनेगा कि पहली उपग्रह प्रणाली आधारित वन रिपोर्ट कौन सी थी? तो आपको बताना है 15वीं वन रिपोर्ट 2017। इसके बाद हम कहते हैं कि 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में 16वीं वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में शानदार प्रश्न बनेगा बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा एग्जाम में कि 17वीं वन रिपोर्ट जो है इसमें 16वीं वन रिपोर्ट जो थी उसकी तुलना में वन और वृक्षावरण, इसका मतलब क्या हुआ कि वन और वृक्षावरण में क्या की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। और कितनी वृद्धि थी? 2261 वर्ग किलोमीटर में, जिसमें से वनावरण क्षेत्र है 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण क्षेत्र है 721 वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछा जा सकता है
कि 17वीं वन रिपोर्ट में 16वीं वन रिपोर्ट की तुलना में कमी दर्ज की गई या वृद्धि दर्ज की गई? तो आपको बताना है दर्ज की गई है वृद्धि। क्या दर्ज की गई है? वृद्धि, है ना। और वृद्धि भी कितनी? 2261 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से वनावरण है 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण है 721 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट जो है ये क्या कहती है? ये कहती है एक क्षेत्र होता है बेटा वनावरण, एक होता है वृक्षावरण। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि वह क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो तथा वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो, उसे अपन क्या कहते हैं? वनावरण। क्या कहते हैं? वनावरण। लेकिन वह क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम तथा वृक्ष घनत्व 10% से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? वृक्ष आवरण क्षेत्र। अब समझना, भारत की 17वीं वन रिपोर्ट ये कहती है कि भारत का जितना क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल का 24.62% भाग पर वनावरण और वृक्षावरण है। कितना है? वनावरण और वृक्षावरण है। लेकिन इसमें से वनावरण है 21.71% और वृक्षावरण है 2.91%। अगर आपको क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आपको बताना है 713 789 वर्ग किलोमीटर और 957 48 वर्ग किलोमीटर, है ना। 957। लेकिन एग्जाम में बेटा ये फैक्ट याद नहीं होंगे, कोई भी एग्जाम में आपको ये फैक्ट याद नहीं होंगे। केवल ये ध्यान रखना है कि वृक्षावरण क्षेत्र 2.91% है और वनावरण क्षेत्र 21.71% है, 21.71% है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तार वाले वन विस्तार, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन किसमें है? मध्य प्रदेश में। तो हम याद करेंगे मध्य प्रदेश अच्छा है। क्या याद करेंगे? मध्य प्रदेश अच्छा है। कैसे या अच्छा है? वनों की दृष्टि से। अब देखो सबसे पहले कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरा कौन है? अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और 6 से कौन है? छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। तो आप आराम से इस बात को याद कर लेना। क्या करोगे कि मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से अच्छा है, और अच्छा है का मतलब मध्य प्रदेश अच्छा, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। अगर आपको क्षेत्रफल याद करना है तो 77,493 वर्ग किलोमीटर, 66,431 वर्ग किलोमीटर, 55,717 वर्ग किलोमीटर। अगर इसमें भी आप कोई लॉजिक लगाना चाहो तो याद कर सकते हो 77, 66 और 55। याद कर सकते हो ना? 77, 66, 55 ऑप्शन के आधार पर सही कर सकते हो आराम से। फिर न्यूनतम वन विस्तार वाले राज्य जो हैं उसमें अपन याद करते हैं एलपीजी गैस। तो आपको याद करना एचपीजी। क्या याद करोगे? एचपीजी। और हरियाणा पंजाब गोवा। क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति जो थी हमारी 1952 की, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैदानी भागों में वन 20 से 25% होने चाहिए। तो पूरा का पूरा हरियाणा है, पंजाब है, ये पूरा का पूरा गंगा का मैदान है और यहाँ सबसे ज्यादा खेती की जाती है, तो यहाँ सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्वाधिक वन प्रतिशत है मिजोरम का, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद कौन है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद नागालैंड। लेकिन अगर न्यूनतम की बात करें तो हरियाणा, पंजाब। लेकिन यहाँ अब बदल गया है, यहाँ गोवा की जगह अब कौन हो गया? राजस्थान। यहाँ कौन हो गया? राजस्थान। याद रखना बेटा इस बात को कि अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो हमारा राजस्थान 1% में तीसरे नंबर पे आता है न्यूनतम में। लेकिन अगर क्षेत्रफल में बात करते हैं तो यहाँ कौन आएगा? गोवा आएगा, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज। अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि जो हमारी नवीनतम वन रिपोर्ट है उसमें कौन कौन से राज्यों में वृद्धि दर्ज की गई है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में वृद्धि दर्ज हुई है, उसके बाद तेलंगाना में वृद्धि दर्ज हुई है, फिर ओडिशा में और उसके बाद कर्नाटक में, है ना।
उसके बाद कहाँ, कर्नाटक में। तो अब कितनी हुई है, 647 वर्ग किलोमीटर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में 632, ओडिशा में 573 और कर्नाटक में 155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर आपसे कमी पूछी जाती है तो मणिपुर में सबसे ज्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और सबसे उसके बाद मिजोरम में। तो आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा कमी दर्ज कहाँ हुई है, मणिपुर में, और सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में, है ना। कौन सी वन रिपोर्ट कहती है ये बात है, ये 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के आंकड़े बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में वनों में वृद्धि हुई है, जबकि जबकि मणिपुर में वनों में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में अगर वनों से प्रश्न पूछा जाता है तो आप आराम से बता सकते हो। क्या बताओगे कि देखो, दादर नगर हवेली और दमन दीव सबसे ज्यादा वन है, 21,387 वर्ग किलोमीटर, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, और सबसे बड़ा नाम भी है। तो आराम से बता दोगे कि दादर नगर हवेली और दमन दीव में कितने हैं, कितने हैं बताओ आप, 21,387 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2272 वर्ग किलोमीटर, चंडीगढ़ में 227 वर्ग किलोमीटर, दिल्ली में 195 वर्ग किलोमीटर, पुडुचेरी में 63 वर्ग किलोमीटर, लक्षद्वीप में 27 वर्ग किलोमीटर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 22 वर्ग किलोमीटर। तो आप बता सकते हो न्यूनतम कहाँ है, न्यूनतम, और न्यूनतम कहाँ है, अंडमान निकोबार। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा नाम है और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दो नाम है तो दो दो 22 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, दो नाम है, अंडमान निकोबार, आप बता सकते हो 22 वर्ग किलोमीटर। अब देखो, कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहां 75% से अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, क्या बनता है कि एक मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, तीन राज्य हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तीनों राज्य ऐसे हैं जहां जिसके कुल क्षेत्रफल के 75% से अधिक भाग पर क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। लेकिन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं दो, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके कुल क्षेत्रफल के 75% भाग से अधिक वन पाए जाते हैं। तो आप आराम से इस पेज का पूरे के पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। 2 बार इस क्लास को सुबह और शाम देखिए, आपको बड़ी आराम से ये क्लास समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है भाई, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और वो शॉर्टकट ज्यादा दिन टिकते भी नहीं है भाई, है ना। क्योंकि अब देखो, अब हो सकता है कि जब आपका एग्जाम हो तब तक इसमें नई वन रिपोर्ट आ जाए तो हमें ये आंकड़े बदलने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भारत की अगर प्राकृतिक वनस्पति की बात करता हूं तो इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक अपन कहते हैं इसका क्षैतिज वितरण है और एक अपन कहते हैं इसका ऊर्ध्वाधर वितरण है। कैसा वितरण है? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब क्या होता है बेटा? क्षैतिज का मतलब क्या होता है, हम सीधा बोलते हैं कि आड़ा, और ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्षैतिज वितरण का जो आधार है वो है अपना वर्षा, वर्षा, वर्षा जल की प्राप्ति, जबकि ऊर्ध्वाधर वितरण का जो आधार है वो अपना क्या है? तापमान। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है, और उस कमी के आधार पर हम वनस्पति को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्षैतिज वितरण, और क्षैतिज वितरण में हम कहते हैं कि इसको 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहां पाई जाएगी? जहां वर्षा वन 250 सेंटीमीटर से अधिक हो। जहां वर्षा कितनी हो? 250 सेंटीमीटर से अधिक हो। इनमें प्रमुख जो पेड़ हैं वो है सिनकोना के, महोगनी के, रोजवुड के, आर्किड के, फर्न के, बांस के और ताड़ के। अब देखो, इस बांस को अपन क्या कहते हैं? हरा सोना। सीधा प्रश्न छपता है कि हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को कहते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वनस्पति का जो घर है वो घर कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अच्छा प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न बनेगा कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर
किसे कहा जाता है? अंडमान निकोबार को। इसी के साथ हम कहते हैं कि पश्चिमी घाट पर इन्हें सोलास वन क्या कहते हैं? सोलास वन, जबकि सेलवास इन्हें कहा जाता है ब्राजील में। कहाँ कहा जाता है? ब्राजील में। देखो समझना, अमेजन के जो वर्षा वन है ना, अमेजन के वो वन भी कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और जो अमेजन के जो वर्षा वन है, अमेजन बेसिन के जो वन है, अमेजन वर्षा वन, और इन अमेजन वर्षा वनों को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। पृथ्वी के फेफड़े, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग की ऑक्सीजन केवल अमेजन वर्षा वन उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। सेलवास जो है ये ब्राजील में है, जबकि सेलास जो है ये हम कहते हैं पश्चिमी घाट का जो ऊपरी भाग है, इसे उत्तरी सह्याद्री भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? उत्तरी सह्याद्री। तो सभी स्टूडेंट मुझे बताओ कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये कमेंट करके आपको बताना है। एक्चुअल में अगर आपने ये पढ़ाई की है तो आप बताओगे इसमें, है ना? नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अर्ध सदाबहार वनस्पति जो है ये वर्षा जहां 200 से 250 सेमी के मध्य जहां वर्षा होती है, ये जो पाए जाते हैं अंडमान निकोबार, सह्याद्री पर्वत और मेघालय का जो पठार है, इस पठारी भागों में ये वन पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो ये है कि स्थानांतरित जो कृषि है, स्थानांतरित जो कृषि है, उस कृषि से सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो किसे पहुंचा है? अर्ध सदाबहार वनस्पति को। यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा भाई, है ना? जैसे हम बोलते हैं कुरुआ। कुरुआ, कुरुआ कहाँ की वनस्पति, कहाँ की कृषि है? कमेंट करके बताओ मुझे। कुरुआ है, पामाडाबी है, पामाडाबी कुमारी है, कुमारी हम बोलते हैं, कुमारी है, वोंगमा है, देप्पा है, दिप्पा है, पेंडा है, इसके अलावा वालरा है। तो ये जो स्थानांतरित जो कृषि होती है, इनकी वजह से अर्ध सदाबहार वनस्पति में कमी दर्ज हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला जो अपन देखते हैं वो देखते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी या पर्णपाती वनस्पति। इनकी उपस्थिति होती है कहाँ? 100 से 200 सेमी वर्षा के मध्य, है ना? और इनमें सांगवान है, शीशम है, आम है, महुआ है, चंदन है, त्रिफला है और सहतूत है। यहां से प्रश्न कैसे आएगा? यहां से प्रश्न कैसे आएगा समझना। सीधा प्रश्न पूछ लेंगे बेटा कि आम जो है, सांगवान जो है, वो कौन से प्रकार की वनस्पति है? और वहां आपको ऑप्शन मिलेगा अर्ध सदाबहार वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी या पर्णपाती, या लिखा मिलेगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, है ना? या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सांगवान है, शीशम है, आम है, महुआ, चंदन, त्रिफला, सहतूत जो है ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या मानसूनी वनस्पति में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं उष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा देखेंगे? उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी। अब देखो पीछे हमने देखा आर्द्र, अब कौन सा देख रहे हैं? शुष्क। शुष्क मानसूनी या पर्णपाती वनस्पति में ये वर्षा होती है यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य। इसमें कौन से पेड़ आते हैं? साल है, खेर है, तेंदू है, बरगद है, पीपल है, बेल है और खेजड़ी। ये जो तेंदू है, इस तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है बीड़ी। क्या बनाई जाती है? बीड़ी। याद रखना, बीड़ी बनाई जाती है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुष्क पर्णपाती वनस्पति और एक होता है शुष्क कंटीली वनस्पति। शुष्क पर्णपाती कहाँ होंगे? 70 से 100 सेमी वर्षा वाले स्थानों में, और शुष्क कंटीली वनस्पति 50 से 70 सेमी वर्षा वाले स्थानों में। कहाँ कौन सी होती है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी या पर्णपाती वनस्पति। नेक्स्ट अपन देखते हैं मरुस्थलीय वनस्पति, जिसे अपन कहते हैं मरुद्भिद या जीरोफाइट। पीछे एक एग्जाम हुआ था, उसमें सीधा प्रश्न आ रखा था कि मरुद्भिद वनस्पति कहा जाता है
मरुस्थलीय वनस्पति को। कौन सी? मरुस्थलीय। आप आराम से सोच सकते हो, मरुस्थल हमारा पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय भाग है। यहाँ वर्षा किससे कम होती है? 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है जैसे खजूर है, नागफनी है, कैर है, कटीली झाड़ियां हैं, है ना, कैरिये होते हैं ना अपने कैरिये, ये सारी की सारी मरुस्थलीय वनस्पति। यहाँ जो इनकी जो पत्तियां होती है ना, वो पत्तियां बिल्कुल कांटों में बदल जाती हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? मरुस्थलीय वनस्पति। नेक्स्ट है सवाना वनस्पति, जहां 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और ये जो छोटे वृक्ष या घास के जो मैदान मिलते हैं उसको सवाना कहते हैं। लगभग ये बंजर प्रदेश होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ज्वारीय वनस्पति, जिसे अपन कहते हैं मैंग्रोव या अनूपवन। क्या कहते हैं? मैंग्रोव या अनूपवन। और ये जो मैंग्रोव वन है ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दलदली। और सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र अपना सुंदरवन डेल्टा है। तो हम कह सकते हैं कि सुंदरवन डेल्टा का जो पूरा का पूरा भाग है पश्चिमी बंगाल में ज्वारीय वन सर्वाधिक पाए जाते हैं और इन्हें कहते हैं पृथ्वी की किडनी। और इसमें सबसे ज्यादा पेड़ है मैंग्रोव के, फिर है सुंदरी, केवड़ा, बेंदी और नारियल। और सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण ही हम गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। क्या कहते हैं भाई? सुंदरवन डेल्टा। यही कारण है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक ये जो प्लास जो पेड़ है इस पेड़ को वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और इसे कहते हैं जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। और सबसे अच्छा प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड क्यों? क्योंकि राम मंदिर बन रहा है और अभी 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है और उत्तर प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड जो है इनका राजकीय जो पुष्प है वो कौन सा है? प्लास का पुष्प। अच्छा प्रश्न बनेगा बेटा। जंगल की आग भी कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं और इसीलिए इसे कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। कैसे? क्योंकि आप याद रख लेना ब्यूटी जो होती है ना, ब्यूटी है ना, और ब्यूटी क्या करती है? आग ही लगाती है बेटा, है ना। तो आप याद रख लेना ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जंगल में आग, यानी कि ब्यूटी जो होती है वो जंगल में भी आग लगा देती है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने याद करते हैं कि भारतीय वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण। और ऊर्ध्वाधर वितरण एक अपन बात करते हैं प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र की और दूसरी बात करते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की। यानी कि जब अपन बात करते हैं भारत की, ये अपना भारत है और इस भारत में जब मैं बात करता हूं एक क्षेत्र जो है ये अपना यहाँ हिमालय का क्षेत्र है, पूरा का पूरा ये अपना हिमालय का क्षेत्र है। इस हिमालय में कुछ वनस्पति पाई जाती है और एक हम बात करते हैं कि ये जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है पूरा का पूरा जो पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती है ऊंचाई के आधार पर। तो इसे अपन क्या कहेंगे? इसे अपन कहेंगे भारतीय वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण। और ये ऊर्ध्वाधर वितरण एक है प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्रों में और एक है हिमालय। जो प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र है इसमें आर्द्र उपोष्ण पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है जिनकी ऊंचाई 1070 मीटर से 1500 मीटर तक होती है। दूसरी है आर्द्र शीतोष्ण पर्वतीय वनस्पति जिनकी ऊंचाई है 1500 मीटर से अधिक, यानी कि 1500 मीटर से अधिक जहां ऊंचाई है उस ऊंचाई में आर्द्र शीतोष्ण पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? आर्द्र शीतोष्ण पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। और जहां 1000 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई है वहां आर्द्र उपोष्ण पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। और ये जो वनस्पति है ये प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। जबकि जब हिमालय की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उपोष्ण, यहाँ शीतोष्ण, यहाँ शीत शीतोष्ण, अल्पाइन और टुंड्रा। याद रखना उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उपोष्ण वनस्पति, शीतोष्ण वनस्पति, शीत शीतोष्ण वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति और टुंड्रा वनस्पति। तो आपको ये कंप्लीट फैक्ट दे दिए भाई मैंने, है ना, पूरे के पूरे फैक्ट आपको दे दिए हैं। अब इसको आपको याद रखना है, बड़े ध्यान से समझना है और ये जो फैक्ट हैं इन फैक्ट को आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना, इन फैक्ट को आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं
सबसे पहले देखते हैं कि भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है दो भागों में डिवाइड करते हैं, क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज जो है ये वर्षा जल की प्राप्ति के आधार पर किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर तापमान, हम कहते हैं इसको 8 भागों में डिवाइड करते हैं और इसको 2 भागों में, एक प्रायद्वीपीय भारत और एक हिमालय, एक प्रायद्वीपीय भारत और एक हिमालय। इसके बाद हम देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। इसके बाद मैं कहता हूं कि अर्ध सदाबहार वनस्पति है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी है और उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी है। इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, शुष्क पर्णपाती और शुष्क कटीली वनस्पति। इसके बाद जब मैं बात करता हूं मृतलीय वनस्पति की बात करता हूं, सवाना वनस्पति की, और ज्वारी जो वनस्पति है इसकी बात करता हूं। और इस ज्वारीय वनस्पति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की किडनी। क्या कहते हैं? पृथ्वी की किडनी, है ना, पृथ्वी की किडनी कहते हैं। और इसी के साथ मैं इस क्लास को ज्यादा लंबी नहीं लेना चाहता, ज्यादा लंबी खींचना नहीं चाहता। जो फैक्ट है वो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो अपने डिवाइन क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी की टेलीग्राम चैनल पर आइए और यहाँ से आपको कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ।